गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रोजेक्ट दंतक। तो अभी रिसेंटली जो है भूटान में हमारे इंडियन एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भूटानीज गवर्नमेंट के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट दंतक की जो है डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या था इन इन अ नटशेल। 1961 में जो है भूटान के किंग के रिक्वेस्ट पे और तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने जो है ये मोटरेबल रोड्स बनाने का, हाईवेज बनाने का जो है वो वहाँ प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया था। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये टास्क जो है वो लिया था और वहाँ पर रोड्स बनानी शुरू की थी। तो धीरे धीरे जो है मेन मेन जो रोड्स हैं जैसे कि जो उनके कैपिटल को कनेक्ट करने के लिए या जो बेसिक रोड्स जो का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर तैयार करने का प्रोजेक्ट ये हमारी बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1961 में उसको शुरू किया था। तो धीरे धीरे जो है हमने ऑलमोस्ट जो उनकी जितनी भी मेन रोड्स हैं, जितनी भी मेन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली रोड्स हैं, वो इंडिया ने प्रोजेक्ट दंतक के अंडर ही बनाई हैं। अब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं भूटान की, उसको इंडिया ने पूरा किया है। फिर उसी के बेसिस पर आसपास जो है, अब आपको पता है कि किसी भी एरिया को अगर डेवलप करना हो तो उसको बस वहाँ तक, उस एरिया तक एक बार रोड को पहुँचा दो, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट वहाँ पर जो है वो अपने आप आनी शुरू हो जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ खुल जाएंगी धीरे धीरे क्योंकि रोड बन चुकी है। फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। बहुत सी ऐसी जो गवर्नेंस जो है जो लास्ट माइल तक पहुँचाने के लिए, ये इसलिए यही कहा जाता है कि पहले सबसे वहाँ पर रोड पहुँचा दी जाए। तो इंडिया ने जो उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को पूरा कर दिया सो दैट जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं भूटान की वो पूरी की जा सके। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट दंतक जिसकी अभी डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। अब पीएम केयर्स न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन जो मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जो पीएसए जिनको हम कहते हैं, वो जिनको हम जल्दी से जल्दी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो अप्रूव किए गए हैं पीएम केयर्स का फंड का यूज़ करते हुए। ठीक है। अब पीएम केयर्स फंड क्या है? मार्च 2020 में आपको याद होगा कि पीएम केयर्स को बनाया गया था, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसको बनाया गया था रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ऑफ कोर्स इसका सबसे पहला टास्क तो कोविड के टाइम पे रिलीफ देना है, लेकिन सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं बनाया गया इसको और भी जो नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर्स आ सकते हैं जो, या कोई भी सिचुएशन आ सकती है क्राइसिस की, उसमें एक तरह से उसका पैसा जो है वो डोनेशन के थ्रू जो पैसा मिल रहा है उसको यूज़ करने के लिए इसको बनाया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस पीएम केयर्स फंड के, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये तीनों मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके ट्रस्टी होते हैं इस फंड के। अब अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री मिनिस्टर्स, जो चेयरपर्सन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसके जो चेयरमैन होते हैं पीएम केयर्स फंड के, वो 3 और लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि रिसर्च में, हेल्थ साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलेंथ्रॉपी, इन फील्ड्स के जो एमिनेंट पर्सन हो उनको नॉमिनेट करके इसका मेंबर बनाया जा सकता है 3 लोगों को। ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर खुद भी हैं, वो तो चेयरपर्सन होंगे। 3 ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और 3 ऐसे एमिनेंट जो हैं वो ट्रस्टीज और भी हो सकते हैं इसके। और ये बेसिकली बोर्ड जो है वो ऐसे 7 लोगों का बोर्ड बनाया जा सकता है। मिशन इसका क्या है? रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो, नॉट जस्ट कोविड, याद रखो सिर्फ कोविड से रिलेशन नहीं है इसको बहुत ही ब्रॉड मैंडेट है। किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या कोई भी और तरह की इमरजेंसी, नेचुरल कैलेमिटी, उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पीएमएनआरएफ का यूज़ किया जाता है। अब इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो रिसीव करता है, इसको कोई बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखो कोई गवर्नमेंट का पैसा इसके अंदर नहीं जा सकता। इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 80G के अंदर जो है 100% एग्जाम्पशन मिलती है इसमें, जो भी कंट्रीब्यूट करता है, डोनेशंस देता है इसमें, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसको 100% जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाती है अपनी इनकम जो है वो कंप्यूट करने में। फिर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर भी इसके अंदर जो डोनेशंस दी जा रही हैं वो अपने CSR एक्सपेंडिचर में भी कंपनीज दिखा सकती हैं। FCRA की भी इसको एग्जाम्पशन मिली है। ठीक है। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इसके अंदर जो है वो अलाउ कर दी गई है इसीलिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी देख लेते हैं बिकॉज पीएम केयर्स को जब हम देख रहे हैं तो PMNRF जो है उसको देखना भी ज़रूरी हो जाता है।
तो जनवरी 1948 को इसको पीएमएनआरएफ को बनाया गया था। तो जब इंडिया की जब पार्टीशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम आई थी रिफ्यूजीज़ को, उनके लिए ये फंड बनाया गया था बेसिकली, और उसको आगे जो है वो बढ़ाया गया, इसको मैंडेट ब्रॉड कर दिया गया। नेचुरल डिजास्टर्स, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, सारी चीज़ें उसके अंदर बाद में कवर कर दी गई, और ये प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो है वो इमीडिएट रिलीफ फैमिलीज़ को देने के लिए इसको आगे जो है वो बढ़ा दिया गया। अब शुरू में तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ट्रस्टीज जो थे, और उनके अलावा कोई एक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसको शुरू में तो मैनेज करते होते थे। लेकिन 1985 में क्या हुआ कि कमेटी ने जो है ये कहा कि सारा जो इसकी मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दी जाए, और उनको प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी जो पीएमओ में होते हैं वो थोड़ी हेल्प करते हैं ऑन एन ऑनरी बेसिस, उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इसमें हेल्प करते हैं कि वो इस फंड को मैनेज करें। ठीक है, तो अब इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, टाटा के ट्रस्टी जो हैं या इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, अब ये उसमें मेंबर्स नहीं है। अब पीएम केयर्स कैसे डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से? तो अब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें तो अकेले हैं वो मेंबर, ठीक है, सिर्फ एक सेक्रेटरी उनको हेल्प करने के लिए मैनेज जो फंड को मैनेज करने के लिए जो हेल्प करने के लिए डाले गए हैं जॉइंट सेक्रेटरी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी अकेले की डिस्क्रिशन है इसके ऊपर, और प्रॉपर जो डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर की उसके बेसिस पर ही पीएमएनआरएफ के एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन पीएम केयर्स में क्या किया गया है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इससे क्या होता है कि अब देखो पीएमएनआरएफ में क्या हो सकता है कि ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी फार फेच सिचुएशन, बट इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर को एकदम से कुछ हो जाए और पीएमएनआरएफ के कुछ फंड्स चाहिए हो, जैसे कि कोविड का सिचुएशन थी। अब आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो हेड्स ऑफ द स्टेट थे उनको खुद को भी कोविड हो गया था, जैसे कि इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया था उस टाइम पर जब वो प्रेसिडेंट थे, फिर पीएम बोरिस जॉनसन को भी हो गया था। तो सिमिलर सिचुएशन सोची गई कि अगर इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कोविड हो जाए तो और वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो पीएमएनआरएफ का फंड का एकदम से यूज़ अगर करना पड़ जाए तो कैसे यूज़ किया जाएगा उसका, ठीक है। तो उसी के लिए जो है एक पैरेलल जो है फंड बनाया गया पीएम केयर्स, जिसमें बाकी मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज ऑफ ऐसा तो बहुत ही रेयर सिचुएशन या इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारे मिनिस्टर्स ही जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो जाते, तो इसीलिए जो है बाकी मिनिस्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स और इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिए गए टू डील विद वर्स्ट सिचुएशंस ऑल्सो। ऑफ कोर्स उनके अप्रूवल जो है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, तो वो ही अप्रूविंग जो है अथॉरिटी है इसके अंदर, लेकिन अनलाइक पीएमएनआरएफ वो ही सिर्फ जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं है, उनको बाकियों की भी सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क। तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनके पास कोई भी ऐसी सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं है कि जो वॉलंटियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम में, उनकी कोई भी लिस्ट उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो अगर जो है ऐसी कोई लिस्ट कोई चाहता है तो उसको स्टेट से पता करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट ने जो है ये साइबर वॉलंटियर्स को जो है वो अपने पास एनरोल किया होगा, तो सेंटर ने ऐसी कोई जो है वो लिस्ट नहीं बना रखी उन साइबर वॉलंटियर्स की। अब बैकग्राउंड क्या है इसका? एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है जो 2019 में बनाई गई थी, वो एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है जिसमें सिटीजन्स जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं साइबर क्राइम इंसिडेंट्स का, ठीक है। अब आपको पता है ना cybercrime.gov.in, उसके अंदर आप कोई भी अपना साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो, और खासकर अगर विमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ कोई साइबर क्राइम है तो उसके लिए उसके ऊपर स्पेशल फोकस है। उसी की ही एक तरह से समझ लो डायरेक्शन में हमने हमारी होम मिनिस्ट्री ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जो कि जनवरी 2020 में स्कीम लॉन्च की गई थी, उसी के अंदर साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम भी शुरू किया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या था कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को एक तरह से एनरोल किया गया जो कि अनलॉफुल कंटेंट जो इंटरनेट पे चल रहा है उसको फ्लैग करेंगे और बताएंगे कि इसको बैन कर दिया जाए या इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। ये हमारा एक तरह से होम मिनिस्ट्री का एक तरह से प्रोजेक्ट था ये, जिसमें साइबर हाइजीन को प्रमोट करने का मोटिव था, ताकि सिटीजन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखें और बता सकें कि साइबर क्राइम की कोई सिचुएशन अगर है तो वो गवर्नमेंट को बता सकें। इनकी सर्विसेज जो हैं वो स्टेट्स और यूटी के जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो ले रही हैं, नॉट द सेंटर, ठीक है। सेंटर ने तो सिर्फ बोला
कि ये साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो इनकी सर्विसेज इनके एनरोल करना या इनको जो है सर्विसेज कौन यूटिलाइज कर रहा है, वो स्टेट्स और यूटी की पुलिस अथॉरिटीज़ खुद कर रही हैं, इसमें सेंटर का रोल नहीं है। इसीलिए सेंटर ने क्या बोला है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, अगर आपको डेटा चाहिए कि कौन से लोग एनरोल हुए हैं इसमें, तो वो आप स्टेट्स की या फिर यूटी की पुलिस अथॉरिटीज़ से पूछ सकते हो। अब ये प्रोग्राम क्या है, अब ये इनेबल करता है सिटीजन्स को एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने का, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं लेटरल सर्वेलेंस। अभी तक तो क्या होता था कि वर्टिकल रिलेशनशिप होता था पर जो है वो सर्वेलेंस का, ठीक है, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर नज़र रख रही थी, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो वर्टिकुलर एक तरह से सर्वेलेंस थी। अब हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो हमारी हायरार्की में हमारा रैंक एक दूसरे से बराबर है, तो हमारी एक तरह से हॉरिजॉन्टल सर्वेलेंस है ये, या फिर इसको हम कह सकते हैं लेटरल सर्वेलेंस। एक दूसरे के ऊपर पेयर टू पेयर सर्वेलेंस हो रही है, सोशल सर्वेलेंस हो रही है, इसको हम ये हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल सर्वेलेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इम्बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, कि आप भी उतने ही पावरफुल हो जितना मैं हूं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जैसे अभी हम सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, और अगर हमको कुछ शक होता है कि हाँ ये पर्सन जो है दिस इज़ नॉट राइट, और हमको इसके ऊपर कुछ शक हो रहा है, तो हम जाके पुलिस को बताते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम मॉडल ये साइबर एक तरह से वर्ल्ड के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया गया, और स्टेट जो है वो इसमें लोगों को कह रही है, आप कुछ लोगों को बेसिकली इसमें एनरोल किया गया कि आप एक दूसरे के ऊपर नज़र रखो और आप हमको बताओ कि अगर कोई साइबर क्राइम के इंसिडेंट होने वाला है तो, ठीक है। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, इसको अक्टूबर 2018 में जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, अप्रूव किया था कि बेसिकली, और साइबर क्राइम्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने के लिए होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। 15 स्टेट्स और यूटीज़ ने इसको कंसेंट दिया है कि हाँ वो रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स या यूटीज़ में बनाएंगे। इस I4C प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं ऐसे टोटल, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स आप देख लेना। अब आपको याद रखने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्राइसिस इन चैड। तो चैड जो है वो वहाँ पे अभी आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो उनके थे चैड के, उनको एक तरह से उनकी डेथ हो गई है, जब उनको ऊपर जो रिबेल ग्रुप है फैक्ट नाम का, फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड इन चैड, उन्होंने अटैक किया, तो उसकी इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब चैड के जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, और मिलिट्री ने एक तरह से जो ये प्रेसिडेंट डेबी थे उनके बेटे को, मोहम्मद इदरिस डेबी को, वहाँ पर जो है गवर्न करने का एक मौका दिया है। और आर्मी कह रही है कि हाँ हम आपको पूरा हम इंश्योर करेंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए तो हम फ्री और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो ये चैड जो है वो बेसिकली वो साहेल रीजन में पड़ता है, ठीक है। अब साहेल रीजन कौन सा है, जो सहारा डेजर्ट से लेके सुडानियन जो सवाना जो ग्रासलैंड्स हैं, जो बेसिकली उसके बीच का जो रीजन है उसको हम ये साहेल रीजन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जिसमें चैड भी है, ठीक है। तो इसको आप अब मैप पे ज़रूर देखो, गूगल सर्च करके देखो साहेल रीजन कौन सा पूरा है, मैप देखो उसका पूरा, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क। तो साहेल जो रीजन है वहाँ पर जो है ये अभी ऑफ कोर्स ये चैड जो है वो एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी थी पहले, और अब वहाँ पर फ्रांस जो है वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई कर रहा है, वहाँ पर वो वॉर में एक तरह से। अब सेम सिचुएशन आप देखोगे तो ये जैसे अफगानिस्तान में जो यूएस की सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन में वहाँ पर फ्रांस फंसा हुआ है, ठीक है। फ्रांस की बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पे। 2003 का जो रिबेलियन है हुआ था वहाँ पर, तब से जो है उस रीजन में फ्रांस जो है वहाँ पर फंसा हुआ है। और डेबी जो है प्रेसिडेंट डेबी है, उनकी डेथ हो गई है। अब जो है फ्रांस तो पहले सोच रहा था कि वो उस एरिया से अब एग्जिट कर जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर अभी वो जीते ही थे इलेक्शन में भी दोबारा, लेकिन एकदम से उनकी डेथ हो गई, तो अब फ्रांस का दोबारा वहाँ से एकदम से जो है एग्जिट करना वो टल जाएगा दोबारा, ठीक है। अब जो है फ्रांस ने डिफेंड किया था, जो अभी जो ये आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, और मैक्रॉन जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है फ्रांस के, उन्होंने कहा कि मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर स्टेबिलिटी, इंक्लूजन, डायलॉग, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन लेके आएगी। इसलिए इट्स ओके कि अगर फ्रांस वहाँ पर जो है मिलिट्री, जो चैड की मिलिट्री है वो टेक ओवर करके मोहम्मद इदरिस डेबी को जो है वो एक तरह से मिलिट्री काउंसिल का लीडर बनाने को तैयार हो गई है, तो ठीक है। अब फ्रांस का मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पर कितना ज़्यादा है, वहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव फ्रांस का ये है कि जितने इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाहते, और जो है अफ्रीकन जो है जो लोगों को रिक्रूट करके वो फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करना और वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आने का फ्रांस का वहाँ पर मोटिव है।
तो फ्रांस ने 2014 में वहाँ पर ऑपरेशन बरखाने को लॉन्च किया था, और ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं साहिल रीजन में। वहाँ पर सिर्फ 2020 जो 2020 था उसी में ही ऑलमोस्ट फ्रांस ने 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो ऑपरेशन बरखाने में खर्च कर चुके हैं। ठीक है, अब साहिल नेशंस को की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इस्लामिस्ट ग्रुप्स का जो है वो इमरजेंस को रोकने के लिए वहाँ पर फ्रांस जो है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ लेकर बैठा हुआ है। अब आप देख रहे हो ना, बिल्कुल अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है कि वहाँ पर फ्रांस जो है वो ये फैक्ट या फिर रिबेल ग्रुप्स या इस्लामिस्ट के साथ लड़ रहा है, यहाँ पर तालिबान के साथ अमेरिका लड़ रहा था। ठीक है, अब इन अमेरिका जो है उसको बहुत टाइम बाद मौका आया और वो यहाँ से छोड़ के जाना चाह रहा है। फ्रांस इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन ऑफकोर्स अब वहाँ पर सिचुएशन और बिगड़ गई है तो फ्रांस वहाँ से निकल नहीं सकता। अब फ्रांस के वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेस भी हैं, चैड के बॉर्डर की सिटीज़ हैं जितनी, ऑलमोस्ट वहाँ पर जो है वो मिलिट्री बेसिस फ्रांस के ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब फ्रांस वहाँ से क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जितनी उसकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो उसकी पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो उस साहेल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि जर्मनी या यूएस, वो कह रहे हैं कि हम तो अब छोड़ के जाना चाहते हैं यहाँ से इस रीजन को, अब आप अपने आप देखो। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो वहाँ पर अकेला पड़ रहा है, तो उसको अब सारा खर्चा भी खुद उठाना पड़ेगा, मिलिट्री का सपोर्ट सारा अकेला खुद देखना पड़ेगा, तो इसीलिए वो चाहता है कि वहाँ पर वो अपने ट्रूप्स और मिलिट्री आर्सेनल को भी कम कर दे। ऑपरेशन बरखाने, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो था अफगानिस्तान में जो नेटो का ऑपरेशन था, वो बहुत इनफेमस हो गया था इन सिविलियन डेथ्स के लिए, और जो है इसीलिए इस सेम तरीके से ऑपरेशन बरखाने भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में बदनाम हो चुका है। सिविलियन डेथ्स हुए हैं उसमें, बहुत ज़्यादा आर्म अटैक होते रहते हैं उनके ऊपर, माइन एक्सप्लोजन होते रहते हैं, तो उसमें क्या है, लोग भी वहाँ पर बहुत तंग आ गए हैं और उनकी जो ये फ्रेंच फॉरेन ट्रूप्स हैं उनके खिलाफ वहाँ पर माहौल बन गया है। मैक्रॉन का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके कंट्री में, खुद की कंट्री में किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स जो है वो मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो मैक्रॉन अब उनको इलेक्शन लड़ना है इस टाइम पर, तो उनकी पॉपुलैरिटी को भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खतरा आ रहा है। ठीक है, अब फ्रांस वहाँ से एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि फ्रांस को ये लगता है कि अगर मैं छोड़ के चला गया, अगर जैसे कि सेम सिचुएशन अफगानिस्तान में यूएस की है, कि अगर वो छोड़ के चले गए तो एक सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और डोमेस्टिक ट्रूप्स जो और जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस वाले हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जितना भी आज तक जो फ्रांस और उनके अलाइज ने जितना भी जो भी अचीव किया है चैड में, वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ है कि जो जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर अपने कैडर को आराम से रिक्रूट कर लेते हैं। पैसा ही नहीं है बिल्कुल जो है, इतनी ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, खासकर जो डेबी की गवर्नमेंट भी थी, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ जो है उसको भी वो सॉल्व नहीं करते थे, तो आसपास की कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो दिक्कत रही है, और अपनी कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो गरीबी है, तो उससे क्या होता है कि जिहादिस्ट उसका फ़ायदा ले जाते हैं। ऊपर से जो चैड है उनकी डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो अपनी एनुअल बजट की 30% है, तो सोचो कितना पैसा बचता होगा उनके पास जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाने के लिए। ठीक है, अब जो चैड में जो फैक्ट है, ठीक है, जो रिबेल ग्रुप है वो कह रहा है कि मिलिट्री हैंड ओवर आपने क्यों करने दिया, हम तो वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ ये चीज़ में अफगानिस्तान से डिफरेंट है। तालिबान तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट जो है वो डेमोक्रेसी लाने की बात करता है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि उनका ये मोटिव ना हो, लेकिन वो सिर्फ एक रिबेल ग्रुप हो और शायद वो ना चाहता हो डेमोक्रेसी लाना, बट उनकी डिमांड यही है कि मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस जो है वो वहाँ की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि मिलिट्री ही वहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। तो ये सारी सिचुएशन में वहाँ पर फ्रांस एक तरह से एक दलदल में फंस चुका है, जिससे उसको निकलना का बहुत टाइम लग जाएगा, कंसिडरिंग जो डेबी हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है। ठीक है, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.